नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कुंवारी बहू पार्ट 2। अभी तक आपने पढ़ा कि शिल्पा की शादी तुषार से हो जाती है, लेकिन तुषार अपने पहले प्यार का वास्ता देकर शिल्पा को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाता, किंतु दुनिया की नज़रों में वो पति पत्नी की तरह रहते हैं। तभी शिल्पा की दोस्त उससे मिलने आती है। उसके आगे अभी वो खाना खाने आने वाले भी है। शिल्पा ने कहा, क्या हैंडसम है तू, तकदीर वाली है, जिसे इतना चाहने वाला मिला। और एक मेरा देख, अपने व्यापार से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो आज इसकी मीटिंग तो कल उसकी मीटिंग, बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती है। अंजलि अपने धुन में ही कही जा रही थी। काश शिल्पा के दिल की व्यथा समझ पाती, तब उसको पता चलता कि शिल्पा का दुख उसके दुख से कई लाख गुना अधिक है। तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है। लो, वो आ गए, शिल्पा कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। मेरी एक सहेली आई है, हम दोनों को एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, प्लीज़ उससे मिल लो, शिल्पा ने आग्रह करते हुए कहा। तुमने तो इसके बारे में पहले मुझे कभी नहीं बताया, तुषार ने शिकायती लहजे में कहा। शिल्पा मन ही मन बड़बड़ाते हुए, तुमने मेरी सुनी ही कब, क्या सोचने लगी? तुषार ने शिल्पा की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो कमरे में बैठिए, शिल्पा ने कहा। लो मिलो अंजलि, यह है तुम्हारे जीजा जी। शिल्पा तुषार की तरफ इशारा करते हुए, हेलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपके आने से पहले ही शिल्पा ने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया था, बाकी आपसे मिलकर पता चल जाएगा। अंजलि शरारती लहजे में, क्या? तुषार घबराते हुए पूछा। यही कि आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है, मानना पड़ेगा। जीजा जी, आप लोगों की शादी के 5-5.5 साल बीत गए, पर आज भी आप लोगों का प्यार एक जिंदा दिली की मिसाल है। क्यों, ठीक है ना? अंजलि ने आंखें मटकाते हुए, हाँ, क्यों नहीं, आखिर है भी तो। तुषार अभी अपना वाक्य पूरा कर भी नहीं पाया था कि अंजलि बीच में ही बोल पड़ी, एक दूसरे के जीवन साथी। इसके साथ ही सभी की एक साथ हंसी गूंज उठी, लेकिन उस हंसी वातावरण में कोई ऐसा नहीं था जो बता सकता या समझ सकता कि तुषार और शिल्पा की हंसी कितनी खोखली थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, मुझे अभी मार्केट में भी कुछ काम है। आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चला। मुस्कुराते हुए अंजलि घर से निकल पड़ी। माँ, 4 बज गए, मैं भी जा रहा हूँ, तुषार ने कहा। ठीक है बेटा, बहू, हाँ माँ, शिल्पा ने सास के पास आते हुए कहा। तुषार गया। जी, शिल्पा ने कहा। आ बैठ। सास ने अपने पास बैठने का इशारा करते हुए, माँ, रामायण लेकर आओ। शिल्पा, आज रामायण सुनने के लिए नहीं बुलाई, कुछ और कहने के लिए बुलाई हूँ, सास ने प्रश्नात्मक मुद्रा में कहा। जी, शिल्पा घबराते हुए, सुन, तेरी शादी को पूरे 5.5 साल हो गए, अब जल्दी से घर के आंगन में एक खूबसूरत सा फूल खिला दे, सास अपनी अभिलाषा को जताते हुए। माँ, इतनी जल्दी भी क्या है कोई? शिल्पा पूरा बोल भी न पाई थी कि सास ने बीच में बात काटते हुए कहने लगी, हाँ, तू तो हमेशा की तरह यही कहने वाली है, न कि कोई ज़्यादा समय थोड़ी ही बीता है। अब तो मेरे कान तरस गए दादी सुनने को, पता नहीं ये जीवन में तुषार के बच्चे को देख भी पाऊंगी या नहीं। सास ने एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए, माँ, शिल्पा के माँ शब्द में इतना दर्द था कि वो बता नहीं सकती। कैसे बताती कि उसका बेटा आज तक उसे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उसके भी कई सपने थे जो रेत के महलों की तरह ढह गए। वो भी चाहती थी कि उसे भी कोई माँ कहकर बुलाए, परंतु सास के अरमानों को न चाहते हुए भी वो कुचल रही थी, क्योंकि वो खुद एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। रात को खाना क्या बनेगा? शिल्पा बात को टालते हुए, आज फिर हमेशा की तरह बात आई गई हो गई। समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा और इस तरह शिल्पा की शादी के 8-9 साल गुजर गए। किंतु इन 9 सालों में शिल्पा के मन
मस्तिष्क में अंततः द्वंद्व होता। कई बार सोचती कि मैं क्यों न अपने अधिकार के लिए लड़ूं, क्यों मैं ये अन्याय सहूं, इसमें मेरा कसूर भी क्या था। अगर इनके जीवन में कोई और ही थी तो इसमें मेरी क्या गलती, इन्होंने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। इस तरह न जाने कितनी बार शिल्पा टूटती और बिखरती गई। कई बार फुट फुट कर रोने लगती, रोती नहीं तो करती भी क्या, अपना दर्द कहती भी तो किससे। होने को तो उसके अपने सभी थे, किंतु कहने के लिए अपना कोई न था। मानो शिल्पा अंतः रूप से टूट चुकी हो, लेकिन बाह्य रूप से आज भी चट्टान की भांति खड़ी थी, जो कब ढह जाए उसे खुद को नहीं मालूम था। तभी बहू शिल्पा, सास ने आवाज़ लगाई। हाँ माँ, शिल्पा ने कहा। चल, आज मैं तेरे साथ उसी डॉक्टर के पास चलूँगी जिसका इलाज तुम दोनों वर्षों से करवा रहे हो। आखिर अब तक मेरी बहू की गोद क्यों नहीं भरी हुई। चल, जल्दी चल, सास ने शिकायती लहजे में कहा। चलती हूँ। शिल्पा घबराते हुए सोचने लगी, माँ मैं आपको किस डॉक्टर के पास ले चलूँ, मैं क्या बताऊँ और कैसे समझाऊँ। आज तक मैंने आपको कभी सच नहीं कहा। यदि सच कहती तो आप सहन नहीं कर पाती। और नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ को कुछ नहीं होने दूंगी मैं धड़ाम। अभी शिल्पा आगे कुछ सोच पाती कि अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। बहू तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोलती क्यों नहीं। कहीं मैं दादी तो नहीं बनने वाली हूँ, सास कहती हुई फ़ोन पर नंबर डायल करने लगे। हेलो, डॉक्टर अशोक बोल रहा हूँ दूसरी तरफ से। डॉक्टर साहब, मैं तुषार की माँ बोल रही हूँ, कृपया मैसेज डॉक्टर अशोक जी को जल्दी घर भेजिए, मेरी बहू की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, सास कहती हुई वापस कमरे की तरफ भागी। कुछ समय के बाद डॉक्टर मिसेज अशोक आ पहुँची और आते ही कहाँ है आपकी बहू। कमरे में, सास कमरे की तरफ इशारा करते हुए, इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, इन्हें आप अगले दिन मेरे पास लेकर आ जाइए, डॉक्टर कहते हुए। अगले दिन सारे टेस्ट होने के बाद केवल सास के सामने, आपकी बहू की शादी हुए कितने साल हो गए। डॉक्टर परेशानी की मुद्रा में। 9 साल, सास ने कहा। इसके साथ आप लोगों ने किस परिस्थितियों में शादी की थी, डॉक्टर ने कहा। क्यों डॉक्टर, सास ने असमंजस्य में पूछा। बात बहुत गंभीर है, शायद आप सुन नहीं पाएगी, डॉक्टर गंभीरता व्यक्त करती हुई। प्लीज़ डॉक्टर, मैं सुनने की हिम्मत रखती हूँ, क्या मैं कभी दादी नहीं बन पाऊँगी, सास ने अपनी आशा व्यक्त करते हुए। संभवतः ऐसी स्थिति हमेशा बनी रही तो, डॉक्टर ने कहा। कैसी स्थिति, सास ने कहा। क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम, यही कि आपकी बहू आज तक कुंवारी ही है, डॉक्टर आश्चर्य करते हुए। क्या, सास का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इतना ही नहीं, शायद इसी गम ने अंदर ही अंदर इन्हें ब्रेन कैंसर का रोगी बना दिया है, जो कि अंतिम अवस्था में है। अब इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, अब तो भगवान पर ही भरोसा करना होगा, डॉक्टर ने बहुत संयम के साथ कहा। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, सास फुट फुट कर रो पड़ी। सास को ऐसे लगा अगर वो 2 मिनट भी और खड़ी रह गई तो मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। भारी कदमों से सास किसी तरह घर आई। तुषार आगे आने वाले तूफान से बिल्कुल भी अनभिज्ञ स्थिति में जैसे घर में आया कि तुषार, तुम बाप बनने वाले हो, माँ ने कुछ सोचकर नाटक करते हुए। क्या, मैं बाप बनने वाला हूँ। तुषार के चेहरे पर परेशानी की लहर दौड़ पड़ी। क्यों, तुझे सुनकर खुशी नहीं हुई कि तू 9 साल के बाद बाप बनने वाले हो, माँ खुश होने का अभिनय करती हुई। हाँ, क्यों नहीं, तुषार कहता हुआ जल्दी से कमरे की तरफ जाते हुए। शिल्पा कमरा साफ कर रही थी कि तुषार के तीव्र स्वर उसके कानों में पड़े। शिल्पा जी, शिल्पा कांपते हुए, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार तुषार इतनी ज़ोर से उस पर गुस्सा हुआ था। क्या ये सच है कि तुम माँ बनने वाली हो, तुषार लगभग चीखते हुए। क्या मैं? हाँ, तुम इतने नीचे गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। तुषार अपने ही धुन में कहाँ जा रहा था। आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शिल्पा बोलते हुए कांपने लगी। बहू, तुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ जाना तो इसे चाहिए था। सास कमरे में प्रवेश करते हुए, माँ
तुषार घबराते हुए, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आज अगर डॉक्टर मिसेस अशोक से बात ना होती तो मुझे ये रात कभी पता न चलता। और माँ से सक पड़ी। माँ। तुषार विचलित हो उठा। तभी धड़ाम। शिल्पा एक साथ दोनों चीख उठे। बेटा जल्दी कर, इसे ब्रेन कैंसर है, अस्पताल चलो। माँ ने रोते हुए क्या? अस्पताल पहुँचते पर शिल्पा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, परंतु कुछ समय बाद ही सॉरी बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम इन्हें बचा न सके। दरअसल ऑपरेशन के टेबल पर ही लिटाने से पहले ही इनकी दिमाग की नसें फट चुकी थी। डॉक्टर निराशा जताते हुए, नहीं शिल्पा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा दोगी मुझे स्वीकार है, परंतु माँ को सज़ा मत दो। तुषार कहते हुए बच्चों की भांति फुट कर रो पड़ा। तुषार अब किससे माफ़ी मांग रहा है? उसकी लाश से। तुमने उसे सज़ा उसे सारी ज़िंदगी दी और माफ़ी क्षण भर में चाहता है? नहीं, अब तुम सारी ज़िंदगी में पश्चाताप के आंसू बहाओगे तो तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। वह मेरे घर की बहू थी, लक्ष्मी थी, मेरी बेटी थी, परंतु कभी उसने अपने दिल का दर्द किसी को नहीं सुनाया। मेरे घर में वह बनकर आई थी बहू, लेकिन गई बनकर भी तो क्या, कुंवारी बहू।